अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत आज सिक्किम से करेंगे। सिक्किम के नाथुला में एक बड़ा हिमस्खलन हुआ है। मंगलवार की सुबह करीब 11:30 बजे गैंगटॉक को नाथुला से जोड़ने वाले जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर भारी हिमस्खलन हुआ, जिसकी चपेट में कई लोग आ गए। हिमस्खलन की खबर मिलते ही त्रिशक्ति कोर, भारतीय सेना और बीआरओ परियोजना की स्वास्थ्य की टीम ने फौरन राहत और बचाव का काम शुरू किया। अब तक 25 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है और अब भी सेना के जवान देवदूत बनकर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए गैंगटॉक के एसटीएनएम अस्पताल और सेंट्रल रेफरल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एवलांच की वजह से रास्ते में फंसे 350 पर्यटकों और 80 गाड़ियों को भी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। तो नाथुला के पास ये हिमस्खलन हुआ है। आपको बताएं कि 25 सैलानी जिनका रेस्क्यू कर लिया गया है, 25 से ज्यादा ही सैलानी जिनका रेस्क्यू कर लिया गया है। राहत और बचाव का काम अभी वहां पर चल रहा है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री ने ट्वीट करके न सिर्फ इसके बारे में जानकारी दी बल्कि हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। 25 से ज्यादा सैलानी जिनका रेस्क्यू कर लिया गया है। और अब बात धूप छांव वाले मौसम की। मौसम लुक्का छुपी कर रहा है। मौसम की मनमर्जियां किसी को रास आ रही हैं तो किसी के लिए मुसीबत भी बनी हुई है। अप्रैल का महीना शुरू हो चुका है। अमूमन इस महीने में गर्मी और तपश भरे दिनों की शुरुआत हो जाती है, लेकिन इस बार लग ये रहा है कि मौसम थोड़ा मेहरबान ज्यादा ही है। तभी तो लोगों के लिए राहत भरे दिन चल रहे हैं। गर्मी से लोगों को राहत मिली है और ये सिलसिला आगे भी जारी रह सकता है, क्योंकि मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी के संकेत दिए हैं। जाहिर है कि इसका असर मैदानी इलाकों पर भी देखने को मिलेगा। चिलचिलाती धूप की जगह मैदानी इलाकों में हो रही बारिश की रिमझिम फुहार। पहाड़ों पर फिर से लौट आई है बर्फबारी की बहार। ये मौसम का जादू ही है जो अप्रैल में आषाढ़ जैसा एहसास करा रहा है। मौसम के मिजाज में आए इस बदलाव से देश के कई इलाकों में लोग एक बार फिर से गुलाबी ठंड का एहसास कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में मौसम लगातार बदलता जा रहा है। कभी धूप खिलती है तो कभी आसमान में काले बादल छा जाते हैं और बारिश होने लगती है। कुल मिलाकर अगर कहें तो उत्तर भारत में भी लोगों को एक बार फिर से सर्दी का एहसास होने लगा है। काले बादलों से घिरे हुए आसमान को देखकर कोई कहेगा नहीं कि अप्रैल की 4 तारीख है, अप्रैल का पहला सप्ताह है। आमतौर पर ऐसे में हम देखते हैं तेज धूप होती है, गर्मी होती है और तापमान जो है अपने आप 35 के ऊपर लगभग कम से कम पहुंच जाता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम जो देख रहे हैं, खासकर उत्तर भारत का मौसम अपने आप में बेहद अलग हो चुका है। आंधी तूफान, लगातार बरसात, बेमौसम बरसात। मतलब कई बार तो ये भी लगता है कि क्या पिछले 10 दिनों से हम मानसून के मौसम में जी रहे हैं। लगभग मानसूनी बारिश की तरह हर रोज शाम को बरसात हो रही है। तो इसके चलते पूरे उत्तर भारत में जो तापमान है वो फिलहाल ऊपर नहीं जा पाया। मौसम बार बार ट्रैक बदल रहा है, जिससे पंखे और एसी के स्विच ऑन ऑफ करने पड़ते हैं, वरना अप्रैल में ही उत्तर भारत के कई इलाकों में पंखा और एसी चलना शुरू हो जाता है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली एनसीआर में 1 से 2 दिनों तक मौसम ऐसा ही सुहावना रह सकता है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई जगहों पर राहत की फुहारें जारी रहेंगी। थोड़ा साउथ राजस्थान, वेस्ट उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पर थंडरस्टॉर्म रहेगा मगर उतना भयानक नहीं होगा। कल से आपका ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थोड़ा हटने की संभावना है, वीक होने की संभावना है। उसके चलते हुए हमारा वेदर काफी कम हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट इंडिया के लिए। सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में अभी तक तापमान उस जगह नहीं पहुंचा है जहां से गर्मी की शुरुआत होती है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा की हैं, जहां कुदरत ने माछिल सेक्टर का बर्फ से भव्य श्रृंगार किया है। हर ओर बर्फ की सफेद चादर है। जहां तक नजरें जाती हैं सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। अप्रैल के महीने में हुई इस बर्फबारी ने पारे को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। इस वक्त पहाड़ों पर मौसम मेहरबान बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और मनाली में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है, जिससे सैलानियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। अटल टनल के पास का पूरा इलाका बर्फ से पटा पड़ा है। बर्फीले फाहे चप्पे चप्पे पर अपनी छाप छोड़ रहे हैं। पेड़ों से लेकर सड़कों तक सब कुछ बर्फ के आगोश में घिरा हुआ है।
हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी पूरे शबाब पर है। पूरे हिमाचल में कमोबेश एक जैसे ही हालात हैं। शिमला के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी है तो निचले इलाकों में बारिश के साथ सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। इस महीने में तो वैसे ठंड बिल्कुल नहीं होती थी, लेकिन अब बारिश की वजह से तापमान बहुत गिर गया, वो ठंड हो रही बहुत ज्यादा। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में अभी 1 से 2 दिन तक बर्फबारी और बारिश हो सकती है। प्रदेश में अभी अगले 48 घंटे में पश्चिमी विक्षोभ है, उसका असर हो रहा है, तो आज और कल मौसम खराब रहेगा। आज जो है इवनिंग्स में जो प्रेसिपिटेशन बढ़ेगी, बर्फबारी और बारिश होने की संभावना है और कुछ जगह पे जो है हेल स्टॉर्म जो ओलावृष्टि भी हो सकती है। अप्रैल के महीने में ऐसे हालात देखने की उम्मीद कम ही है, लेकिन इस साल सैलानियों को कुदरत ने शानदार सौगात दी है। हिमाचल प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड में भी मौसम का सुहाना सफर जारी है। चमोली के पहाड़ों पर एक बार फिर से मौसम ने करवट बदल ली है। मौसम के करवट बदलने के साथ ही बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब और चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में एक बार फिर से बर्फबारी देखने को मिल रही है। बद्रीनाथ धाम में हर और बर्फ की चादर बिछी हुई है, जिससे देवभूमि बद्रीनाथ धाम की सुंदरता में 4 चांद लग गए हैं। आसमान से गिरते सफेद बाहों के बीच भगवान बद्री का धाम बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा है। इस बार भगवान बद्री विशाल के कपाट 27 अप्रैल को खुलने हैं। यहाँ हो रही बर्फबारी का असर मास्टर प्लान से जुड़े कामों पर भी पड़ा है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के बागेश्वर की हैं, जहां मौसम की यूटर्न से पारा इतना लुढ़क गया कि लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ा। बारिश और धूप की आंख मिचोली का सिलसिला देश के कई इलाकों में देखने को मिल रहा है। वेस्टर्न यूपी और राजस्थान को लेकर मौसम विभाग ने बारिश की आशंका जाहिर की है। हरियाणा, नॉर्थ राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए ये इस कारण से किया है क्योंकि यहाँ पर आज जो सिस्टम बताया है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ईरान के ऊपर है, बहुत स्ट्रांग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, नीचे भी उसका इंटरेक्शन होगा, एक सर्कुलेशन है वेस्ट राजस्थान के ऊपर, तो हमारी उम्मीद है ओलावृष्टि होने का संभावना है और स्ट्रांग गस्टी विंड्स 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा विंड्स होने का भी संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में हल्की सी बारिश के साथ ही कुछ जगहों पर भारी बारिश भी हो सकती है। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में छिटपुट बर्फबारी की भी संभावना है। दक्षिण भारत के साथ ही पश्चिमी हिमालय और पंजाब के कुछ हिस्सों में भी हल्की बारिश की उम्मीद है। खास तौर पे अगर हम अप्रैल महीने की शुरुआत की बात करें तो जिस तरह से उत्तर भारत में खास तौर पर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में बारिश हुई है, उसकी वजह से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में लगभग 2 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं पर अगर हम मौसम विशेषज्ञों की माने तो आने वाले 24 से 36 घंटों में अब मौसम साफ रहेगा और धीरे धीरे जो तापमान है उसमें बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। मार्च में अचानक से बढ़ी गर्मी ने लोगों को डरा दिया, लेकिन पिछले 10 दिनों से मौसम का रंग एकदम से बदल गया और इसके 2 से 3 दिन और जारी रहने की संभावना है। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा, चंडीगढ़ से ललित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको लिए चलते हैं पड़ोसी देश श्रीलंका, जहां रामायण सर्किट बनाया जा रहा है, जिसके तहत रामायण से जुड़ी जगहों को न सिर्फ विकसित किया जाएगा बल्कि उन्हें प्रमोट भी किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा भारतीय पर्यटकों को लुभाया जा सके। हाल ही में जानकारी भारत में श्रीलंका के राजदूत मिलिंद मोरागोडा ने महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात के दौरान दी थी। और गुड न्यूज ये है कि 56 में 32 जगहों का श्रीलंका सरकार और टूरिज्म बोर्ड ने विकास करना शुरू कर दिया है। जय रघुनंदन जय सिया राम। एक तरफ अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर आकार ले रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या से हजारों किलोमीटर दूर पड़ोसी देश श्रीलंका में रामायण सर्किट बनाने की तैयारी चल रही है। इस रामायण सर्किट के तहत श्रीलंका में रामायण से जुड़ी जगहों का विकास किया जाएगा।
श्रीलंका में 80 ऐसी जगह हैं जिनका जिक्र रामायण की कथाओं में मिलता है। जानकारी के मुताबिक इनमें 56 जगहों की मान्यता के बारे में पुष्टि कर ली गई है और इन 56 में 32 जगहों को श्रीलंका सरकार और टूरिज्म बोर्ड न सिर्फ विकसित कर रहा है बल्कि जोर शोर से इन्हें प्रमोट भी कर रहा है। श्रीलंका की सरकार उन तमाम कथाओं से जुड़ी ऐतिहासिक जगहों को बढ़ावा देने जा रही है, एक रामायण सर्किट बना रही है। इस सर्किट के जरिए जैसे ही आप कोलंबो पहुंचते हैं उसके बाद तमाम चरित्रों को जिनका जिक्र रामायण में है, अलग अलग अध्यायों में है, उन जगहों को करीब से जाके देख सकें, उस इतिहास को देख सकें जिसके प्रति हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की आस्था है, विश्वास है। त्रेता युग में प्रभु श्री राम ने अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए लंका के राजा रावण के साथ युद्ध लड़ा और रावण का वध किया था। लंका जाने और युद्ध जीतने तक श्रीलंका में रामायण से जुड़े जितने भी स्थान हैं, चाहे राम सेतु का निर्माण करना हो, चाहे अशोक वाटिका हो जहां रावण ने माता सीता को रखा था, चाहे दिवरुम्पोला मंदिर हो जहां माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी, या फिर भगवान शिव का कोनेश्वरम मंदिर हो जिसका निर्माण प्रभु श्री राम ने करवाया था। ऐसी तमाम जगहों का कायाकल्प रामायण सर्किट के तहत किया जा रहा है ताकि दुनिया भर के हिंदू पर्यटकों को लुभाया जा सके। सबसे महत्वपूर्ण तो हमारा राम सेतु ही है, जिसको रामचंद्र भगवान जी सारे पुल बना के पूरा सीता जी को लेने गए थे। फिर हनुमान जी ने लंका जलाई थी, फिर वहाँ पे वाटिका है जहाँ पे सीता जी को रखा गया था, और ऐसे क्या भिन्न भिन्न प्रकार के वहाँ बहुत सारे मंदिरों को जिनके बारे में हम हिंदुओं को पता भी नहीं है। तो अगर ये सर्किट बन रहा है और हमें अपने धर्म के बारे में जानने को मिल रहा है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। खबर तो ये भी है कि इस रामायण सर्किट को देखने के लिए भारतीय श्रद्धालुओं को एक खास सहूलियत भी दी गई है। बताया जा रहा है कि यहाँ भारतीय करेंसी यानी कि भारतीय रुपया भी चलेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा भारतीय पर्यटक श्रीलंका के इन धार्मिक स्थानों को देखने के लिए वहां आ सके। Purpose of developing this project is to promote the Ramayan Trail in Sri Lanka. It is very important as the Sri Lanka Tourism Promotion Bureau, not only the Ramayan Trail that you experience, that there are so many other cultural and historic sites in Sri Lanka which is related, India being our next door neighbor. आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को इस रामायण सर्किट से काफी उम्मीदें हैं क्योंकि पर्यटन उद्योग श्रीलंका की कमाई में अहम भूमिका निभाता है, मगर कोरोना महामारी के कारण वहां बीते कुछ सालों में पर्यटकों की संख्या में भारी कमी आई है। यानी पर्यटन उद्योग को फिर से पटरी पर लाने में ये रामायण सर्किट काफी मददगार साबित हो सकता है। उस अयोध्या में जहां भगवान राम का जन्म हुआ वहां विशाल मंदिर और उसके साथ ही उनकी जीवन यात्रा दक्षिण में यानी श्रीलंका में जैसे जैसे चली वो तमाम अध्याय जीवंत होंगे जैसे ही श्रीलंका में रामायण सर्किट तैयार होगा। यानी अयोध्या से लेकर के श्रीलंका तक वो तमाम सारे अध्याय एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने आने वाले हैं। ये विशेष रिपोर्ट लेकर अभिषेक के साथ में आशुतोष मिश्रा, गुड न्यूज टुडे। श्रीलंका में रामायण सर्किट शुरू करने के पीछे मकसद क्या है ये आपने जान लिया, लेकिन श्रीलंका सरकार के इस कदम पर इतिहासकारों की क्या राय है वो भी आपको बताते हैं। भारत और श्रीलंका के बहुत गहरे रिश्ते हैं। वाल्मीकि ने रामायण में लिखा हुआ है कि रावण आर्यावर्त अर्थात नॉर्थ इंडिया से जाकर श्रीलंका बसा था। अभी भी सनातन हिंदू धर्म से संबंधित बहुत से रामायण से जुड़े हुए प्रोमिनेंट प्लेसेस हैं श्रीलंका में, जैसे कि सिगरिया फॉल है जहां सुग्रीव ने छलांग भरी थी, सेंट्रल प्रोविंस है जहां अशोक वाटिका है, सीता जी को रखा गया था वहां। इसके अलावा रावण इलिया फॉल है। ये सब सारी जगह आम हिंदू जनता के इंटरेस्ट की हैं और यदि रामायण ट्रेल बनती है श्रीलंका में तो फिर टूरिज्म बढ़ेगा, श्रीलंका की इकोनॉमी को फायदा होगा। लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट है जिसे हम भूल गए हैं लेकिन जो हमें याद रखनी चाहिए वो ये है कि श्रीलंकन सोर्सेस खुद कहते हैं कि फर्स्ट सिंगल डायनेस्टी की फाउंडेशन इंडियन प्रिंस विजय ने रखी थी, वो भी ईसा के 500 साल पहले। और बात यूपी की बेटियों की जो स्टार्टअप शुरू करने के मामले में बेटों से अव्वल साबित हो रही हैं। सरकारी आंकड़े भी इसी बात की गवाही दे रहे हैं कि स्टार्टअप शुरू करने में लड़कियां न सिर्फ खुद के पैरों पर खड़ी हो रही हैं बल्कि दूसरों के लिए रोजगार भी पैदा कर रही हैं। यूपी की बेटियों ने कैसे लिखी है अपनी सफलता की कहानी, देखिए।
हमारी चोरियां चोरों से कम है के? दंगल फिल्म के इस डायलॉग को यूपी की बेटियों ने सच कर दिखाया है, वो भी स्टार्टअप के मामले में। लखनऊ की अनुष्का हो या वंदना या फिर वो 4000 से ज्यादा महिलाएं जो न सिर्फ स्टार्टअप के जरिए अपने पैरों पर खड़ी हुई बल्कि दूसरों को भी रोजगार देकर उनकी जिंदगी में बदलाव लाई है। अनुष्का श्रीवास्तव इन्हीं में से एक है जो अपने इस छोटे से ऑफिस से घर बैठे ई-कॉमर्स वेबसाइट पर प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर रही हैं। इन प्रोडक्ट्स में घरेलू सजावट के सामान से लेकर हैंडीक्राफ्ट से जुड़ी चीजें शामिल हैं। बेसिकली ये एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है, एनिमिस्ट अर्थ नाम है हमारा। ठीक है, हम ज्यादातर हैंडीक्राफ्ट और इको फ्रेंडली आइटम्स पे फोकस करते हैं। खास बात यह है कि अनुष्का के इस स्टार्टअप के जरिए 100 से ज्यादा कारीगर और घर पर रहने वाली महिलाएं अपना सामान आसानी से बेच पा रही हैं, जिससे उनकी जिंदगी में भी बदलाव आ गया है। बेसिकली ज्यादातर विमेन्स एंड हाउसवाइफ्स और आर्टिजन्स हैं, ठीक है, जिनको हम लोग प्रोडक्ट जो लोग बनाते हैं उनके प्रोडक्ट की हम लोग अपनी वेबसाइट पे लिस्टिंग करवाते हैं। तो इनको अपलोडिंग्स नहीं आती हैं, इनको इंटरनेट ज्यादा यूज नहीं करना आता है, तो जिसकी वजह से हम लोग उनके लिए काम करते हैं, उनके प्रोडक्ट्स को अपलोड करवाते हैं और उसको मार्केट दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो हाउसवाइफ्स हैं वो अपने घर पर अपने घर का सारा काम करते हुए भी इंडिपेंडेंट है आज। अनुष्का की तरह ही वंदना भी स्टार्टअप के जरिए अपने सपनों में रंग भरने में जुटी हैं। कभी हाथ से अगरबत्ती बनाने वाली वंदना अब मशीन की मदद से इको फ्रेंडली अगरबत्ती बनाती हैं। शुरुआत में वंदना के लिए ये सफर आसान नहीं था, मगर उन्होंने सरकारी मदद के बूते अपने कारोबार को काफी आगे बढ़ा दिया। रजिस्ट्रेशन हुई जुलाई 2022 में। हमने प्रधानमंत्री ग्रामीण स्वरोजगार योजना के तहत लोन लिया 10 लाख रुपए का, जो कि आर्यावर्त ग्रामीण बैंक चिन्हट से हमारा लोन सैंक्शन हुआ। तो अगरबत्ती का काम तो मैं पहले से कर रही थी, लेकिन ब्लैक पाउडर पर था, चारकोल पर। उसके बाद सीमैप से टेक्नोलॉजी लेकर के हमने फूलों की अगरबत्ती पर काम शुरू किया। इससे जो हम लोगों का लाभ हो रहा है, इससे करीब 7 महिलाएं यहाँ पर रोजगार कर रही हैं। मुझे भी, मेरी भी आर्थिक स्थिति पहले से बहुत अच्छी हुई है। जो सबसे अहम चीज है वो ये है कि ना तो लोन लेने में किसी तरह की दिक्कत हुई और ना बैंक से ही हमें किसी तरह से परेशान किया गया। सरकारी आंकड़े भी इनकी सफलता की कहानियों को बयां कर रहे हैं। यूपी आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक मौजूदा वक्त में यूपी में 8,713 से ज्यादा स्टार्टअप रजिस्टर्ड हैं। इनमें 4,305 से ज्यादा स्टार्टअप्स महिलाओं के नाम पर हैं, जो ये बताता है कि यूपी में स्टार्टअप शुरू करने के मामले में महिलाएं पुरुषों से आगे हैं और ये सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। ये सच है कि महिलाओं के हाथों का हुनर हमेशा से अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहा है, लेकिन ये भी सच है कि उनको उद्यमों के नेतृत्व का मौका कम ही मिलता रहा है। पर अब इकोसिस्टम के लाभ और टेक्नोलॉजी के सहयोग की वजह से स्थिति बदल रही है और उनके सपनों को नई उड़ान मिल रही है। नतीजा ये कि देश के सबसे बड़े सूबे में स्टार्टअप्स में अब महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से भी ज्यादा हो गई है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय सिंह के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ। अच्छी और सच्ची खबरों में अब बात उत्तर प्रदेश के कुछ उत्पादों को मिले जीआई टैग की, यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग की। हिंदी फिल्म उद्योग से लेकर वाराणसी की गलियों तक राज करने वाले बनारसी पान को जीआई टैग मिल गया है। बनारसी पान की तरह वाराणसी के लंगड़ा आम को भी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग के जरिए भौगोलिक पहचान मिल गई है। जीआई टैग के पैमाने पर पहले से सिरमौर, काशी के कुल 4 उत्पाद को इस बार जीआई टैग का तमगा हासिल हुआ है, जिनमें बनारसी पान है, बनारसी लंगड़ा आम के अलावा रामनगर के बैंगन और चंदौली का आदम चीनी चावल भी शामिल है। और इस बार खास बात यह है कि जीआई टैग हासिल करने वाले वाराणसी के सभी 4 उत्पाद कृषि से ही जुड़े हुए हैं। नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट और उत्तर प्रदेश सरकार ने इन 4 उत्पादों के लिए जीआई टैग हासिल करने की प्रक्रिया शुरू की थी और इन 4 उत्पादों के बाद अब काशी क्षेत्र में जीआई टैग उत्पाद की संख्या 22 हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओडीओपी यानी एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत आने वाले 7 दूसरे उत्पादों को जीआई टैग मिलने का गौरव हासिल हुआ है, जिनमें अलीगढ़ का ताला, हाथरस की हींग, नगीना का वुड कटिंग, मुजफ्फरनगर का गुड़, बखीरा ब्रासवेयर, बांद्रा का शजर पत्थर क्राफ्ट, प्रतापगढ़ का आंवला भी शामिल है। 31 मार्च को उत्तर प्रदेश के 11 उत्पादों को
जीआई टैग मिलने के बाद जीआई उत्पादों की कुल संख्या 45 हो चुकी है। बनारस की ठंडाई, बनारस के लाल पेड़े, तिरंगी बर्फी, बनारस के लाल भरवा, लाल मिर्ची और चिरैगांव के करौंदे के लिए भी जीआई टैग के लिए कोशिशें लगातार जारी हैं। खई के पान बनारस वाला, हिंदी फिल्म डॉन का ये मशहूर गीत तो आपको याद ही होगा, लेकिन जिस बनारसी पान को खा करके बिग बी ने धमाल मचाया था, उसी बनारसी पान को अब जीआई टैग मिल गया है। 31 मार्च को बनारसी पान को जीआई टैग मिला और उसके साथ ही बनारसी लंगड़ा आम, चंदौली के आदमचीनी चावल और रामनगर के भंटे को भी जीआई टैग मिला है। देखा जाए तो ये बहुत बड़ी बात उस क्षेत्र के लिए है, क्योंकि लंबे समय से बनारसी पान अपने रसीलेपन और अपनी मिठास की वजह से न सिर्फ बनारस की गलियों में बल्कि लोगों के दिलों पर भी राज करता रहा है, लेकिन अब इसको जीआई टैग मिला है। दरअसल उत्तर प्रदेश के 11 प्रोडक्ट्स यानी उत्पादों को जीआई टैग मिला है और उसमें जो 4 बनारस या आसपास से संबंधित है, यानी कि बनारसी पान, बनारसी लंगड़ा आम, आदमचीनी चावल और रामनगर का भंटा, ये किसानों और बागवानी से संबंधित हैं। इसके अलावा जिन 7 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है उत्तर प्रदेश के, वो सभी एक जिला एक उत्पाद यानी ओडीओपी के प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें अलीगढ़ का ताला, मुजफ्फरनगर का गुड़, हाथरस की हींग, बांदा का शजर पत्थर, प्रतापगढ़ के आंवले का प्रोडक्ट भी शामिल है। देखा जाए तो जीआई टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस टैग उसको दिया जाता है जो उत्पाद किसी क्षेत्र विशेष में अपनी इतनी पहचान बना चुका होता है कि दुनिया भर में उसको उस क्षेत्र विशेष के नाम से जाना जाता है या उस क्षेत्र विशेष से उसको जोड़ करके देखा जाता है। और अगर हम बनारसी पान की बात करें या बनारसी लंगड़े आम की बात करें तो लोगों को पता ही है, इनका स्वाद और इनके मुरीद भी लोग रहे हैं। अब इस खबर को देखने के बाद आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग का अर्थ क्या होता है। तो इस बार अपने 11 उत्पादों को जीआई टैग मिलने पर उत्तर प्रदेश की करीब 20 करोड़ की आबादी आखिर गौरवान्वित महसूस क्यों कर रही है। इस उपलब्धि को समझने के लिए पहले हमें यह जानना जरूरी होगा कि आखिर जीआई टैग का अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या होता है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग एक तरह का लेबल है जो किसी खास उत्पाद को विशेष भौगोलिक पहचान मुहैया कराता है। यानी देश के किसी खास क्षेत्र में अगर कोई खास चीज पैदा होती है तो कॉमर्स मिनिस्ट्री यानी कि वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाले डीआईपीआईटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड की तरफ से उसे जीआई टैग दिया जाता है। मतलब जीआई टैग किसी उत्पाद से ज्यादा उस जगह के लिए एक पहचान की तरह होता है। किसी भी क्षेत्र के खास उत्पाद को सहेजने के लिए ही साल 1999 में देश में कानून बना। संसद की तरफ से भौगोलिक रूप से खास उत्पाद के रजिस्ट्रेशन और उसके संरक्षण को लेकर एक अधिनियम पारित हुआ। उसे ही जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट के तौर पर जाना जाता है। जीआई टैग से जुड़ा ये कानून अस्तित्व में आने के 5 साल के बाद ही लागू हो सका, यानी तब से ही भारत में पाए जाने वाले विशेष उत्पादों के लिए जीआई टैग देने का सिलसिला शुरू हुआ। इसी कानून के आधार पर भारत के किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाली विशिष्ट उत्पाद या फिर चीजों से जुड़ा कानून अधिकार उस राज्य को दिया जाता है ताकि विशेष उत्पादों का दूसरी जगह पर गैर कानूनी इस्तेमाल रोका जा सके। खेती से जुड़े उत्पादों के अलावा हैंडीक्राफ्ट्स और खाद्य सामग्री के क्षेत्र में भी जीआई टैग दिया जाता है, जैसे कि राजस्थान की बीकानेरी भुजिया, आंध्र प्रदेश में तिरुपति का लड्डू, तेलंगाना के हैदराबाद की हलीम, पश्चिम बंगाल का रसगुल्ला और इसके अलावा मध्य प्रदेश के कड़कनाथ मुर्गा को जीआई टैग हासिल हो चुका है। जीआई टैग से पहले किसी भी उत्पाद की पैदावार और गुणवत्ता की अच्छे से जांच की जाती है, जिससे ये तय होता है कि कोई उत्पाद या फिर चीज उसी राज्य और उसी जगह से जुड़ी हुई है। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि किसी कृषि उत्पाद एक से ज्यादा राज्यों का दावा उस पर हो जाता है। उदाहरण के तौर पर बासमती चावल ले लीजिए, जिस पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर कई हिस्सों का अधिकार है। जीआई टैग को हासिल करने के लिए चेन्नई स्थित जीआई
डेटाबेस में अप्लाई करना पड़ता है, जहां जांच और दावों की पुष्टि होने के बाद जीआई टैग मिलता है। एक बार जीआई टैग हो जाने के बाद 10 सालों तक ये टैग मान्य रहता है, जिसके बाद इन्हें फिर से रिन्यू करवाना पड़ता है। साल 2004 में पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को मिला था। मध्य प्रदेश की विशेषता कड़कनाथ मुर्गे को मिलाकर भारत में अभी तक 272 वस्तुओं को जीआई टैग के दायरे में लाया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वीपो की तरफ से जीआई टैग जारी किया जाता है, जिसके बाद कोई और देश टैग हासिल करके अपना दावा न ठोक सके। और अब बात करते हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जो इस वक्त बड़े संकट का सामना कर रहे हैं। पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को पैसे देने के मामले में आज मैनहट्टन की एक अदालत में उनकी पेशी होनी है। पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल हर्ष मनी केस में आज उनके खिलाफ लगाए गए आरोप सुनाए जाएंगे। इस पेशी के दौरान अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो वो अमेरिका में जेल जाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बन जाएंगे। ये मामला साल 2006 का है, जब एडल्ट फिल्मों की स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स ने मीडिया संस्थानों से संपर्क किया था। वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपने अफेयर्स की कहानी पैसे के बदले बेचना चाहती थी। ट्रंप की टीम को इसकी भनक लग गई थी और उनके वकील माइकल कोहेन ने डैनियल को चुप्पी के बदले $1,30,000 अमेरिकी डॉलर का पेमेंट दिया था। और इसी घटना ने ट्रंप की मुश्किलें बढ़ा दी। उनके समर्थक भी मैनहट्टन जुट चुके हैं। भारी संख्या में प्रदर्शन की धमकी भी दी जा रही है और इस तरह की धमकी से कैपिटल हिल्स पर हुए हिंसक प्रदर्शन की याद ताजा होने की आशंका पैदा हो गई है। अब से कुछ ही देर में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मैनहट्टन की एक अदालत में लाए जाएंगे, जहां उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, उनके फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे, उनकी तस्वीर खींची जाएगी और उनके ऊपर जो लगभग 34 आरोप लगे हैं फाइनेंशियल इम्प्रोप्राइटी के, फाइनेंशियल फ्रॉड के, वो आरोप उनको पढ़कर अदालत में सुनाए जाएंगे और उनसे पूछा जाएगा कि क्या वो इसके लिए दोषी अपने आप को मानते हैं या अपने आप को निर्दोष मानते हैं, गिल्टी और नॉट गिल्टी। और जो जानकारी हमें मिली है, हर आरोप पे डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे नॉट गिल्टी। उसके बाद एक न्यायिक प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन अमेरिका के 234 वर्ष के इतिहास में यह पहली बार होगा जब एक पूर्व राष्ट्रपति को अदालत लाया जाएगा एक आपराधिक मामले में, और इसीलिए दुनिया भर की निगाहें उस मैनहट्टन की, न्यूयॉर्क की अदालत पर है, जहां पर वहां के समय के अनुसार 2:15 बजे डोनाल्ड ट्रंप को लाया जाएगा। भारत के समय के मुताबिक रात 11:45 को वो कोर्ट में लाए जाएंगे। पूर्व राष्ट्रपति हैं तो सुरक्षा जबरदस्त है। किस तरह की सुरक्षा है? जो एरिक एडम्स है, मेयर है, महापौर है न्यूयॉर्क सिटी के, उनका यह कहना है कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी को तैनात किया गया है। जो जानकारी निकल कर आ रही है, लगभग 35,000 पुलिसकर्मियों को पूरे न्यूयॉर्क शहर में तैनात किया गया है। लगभग 1,000 पुलिसकर्मी कई हथियारों के साथ ट्रंप टावर से, जहां डोनाल्ड ट्रंप रहते हैं मैनहट्टन में, वहां से लेकर मैनहट्टन की इस अदालत तक के रास्ते पे 1,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया जा रहा है। इसके अलावा कई सड़कों को बंद कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि तनाव अमेरिका में बहुत है। आपको याद होगा कि 6 जनवरी 2021 को जब अमेरिका की संसद पर, कैपिटल हिल पर डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने एक तरह से धावा बोल दिया था। अमेरिका में जो चुनाव हुए थे उसका नतीजा वो नहीं स्वीकार करना चाहते थे। तो उस समय अमेरिका की जो किरकिरी हुई थी, उस तरह की किरकिरी दोबारा ना हो, इसीलिए 35,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। और पुलिस ने कह दिया है कि कोई हिंसा पर उतारू ना हो, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। न्यूयॉर्क पुलिस ने ट्रंप टावर के चारों तरफ मेटल बैरियर्स लगा दिए हैं। मैनहट्टन क्रिमिनल कोर्ट हाउस के पास सड़कों को भी ब्लॉक कर दिया गया है। न्यूयॉर्क पुलिस ये मानकर चल रही है कि ट्रंप के समर्थक उनकी पेशी से पहले कोर्ट के आसपास विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। रिपब्लिकन सांसद मार्जोरी टेलर ग्रीन सहित ट्रंप के कई समर्थकों ने कहा है कि वो विरोध करने के लिए न्यूयॉर्क जाएंगे। मार्जोरी टेलर ग्रीन को ट्रंप का कट्टर समर्थक माना जाता है और ट्रंप पर लाए जा रहे एक्शन के खिलाफ न्यूयॉर्क यंग रिपब्लिकन क्लब भी प्रदर्शन करने जा रहा है। क्लब के सदस्य कोर्ट हाउस सड़क के दूसरी तरफ एक पार्क में विरोध प्रदर्शन की योजना बना रहे हैं, जिसके बाद इस तरह की आशंका भी जताई जा रही है कि इस बार का प्रदर्शन
कैपिटल हिल 2 न बन जाए। आपको याद होगा 6 जनवरी 2021 को डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों का एक गुट कैपिटल बिल्डिंग के अंदर पहुंच गया था। बड़ी संख्या में, या कहें कि हजारों की संख्या में ट्रंप के समर्थक हथियारों के साथ कैपिटल हिल में मौजूद थे। वहां अंदर पहुंच गए थे, जहां पर उन्होंने तोड़फोड़ की, सेनेटर्स को बाहर किया और कब्जा कर लिया था। हालांकि लंबे संघर्ष के बाद सुरक्षा बलों ने इन्हें बाहर निकाला और कैपिटल हिल को सुरक्षित किया। वॉशिंगटन से जुड़ी इस हिंसा में 4 लोगों की मौत भी हो गई थी। इस प्रदर्शन के दौरान भीड़ की मांग ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप को सत्ता में बनाए रखा जाए और दोबारा वोटों की गिनती करवाई जाए। ऐसी स्थिति दोबारा ना हो, यानी कि अब 2 साल बाद इस तरह की स्थिति पैदा ना हो, इसीलिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज ट्रंप पर आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है, तब इस तरह की स्थिति दोबारा ना आए, इसके लिए न्यूयॉर्क पुलिस पहले से ही अपनी तैयारियों को पुख्ता किए हुए है। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।